राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपने इकलौती बहन के लिए बड़ा ही प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने सभी छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को आदेश देकर गए थे कि वह घर में रहकर खाना बनाए। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़ कर लाती है और बड़े ही प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी और सब्जी काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और खून की एक बहुत तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून में हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है, क्या करूं। अगर घर की दीवार में खून को पूछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी देती है, और सभी को एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं, बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये साग बहुत बार खाए, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाया, इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चल जाए मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा बनाती हूँ उसी तरह सब्जी बनाई आज भी। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने के लिए सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा, बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लाल टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए थे, इसका आभास राजकुमारी को हो गया था। इस प्रकार उसके सगे भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर एक बहुत ही घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को ये झूठ बोलकर छड़ने के लिए बोलते हैं, इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे।
और सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बिठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था, आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन वह चाहती थी उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। और फिर सभी भाई के केंद्र के वक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। छोटे पहाड़ के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार देता है और अपनी बहन पर धनुष से निशान लगाकर 3 तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है, भाइयों का क्या इरादा है, और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक। यानी जान से मारना ही है दादा, तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ही प्यार और लगाव था और धनुष बाण चलाने से सातों भाइयों में सबसे निपुण भी था। तो उसके बाद राजकुमारी जानती थी, उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं, अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है। बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है, कैसे इतनी सारी लकड़ी को लेकर जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी ये रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है, तभी एक नाव देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो। आवाज सुनकर राजकुमार इधर उधर देखता है, किंतु कोई नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे बोलते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक छोटे कुएं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है। बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे।
ये सारी चीज़ें याद करके और रोने लगता है। डाडी के मेंढक, केकड़ा, मछली सब सुन रहे थे और देख भी रहे थे। और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती बताता है और बोलता है, मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ? नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक बोलता है, तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं, तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया, तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है। और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा सा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बासुड़ा के पास से गुजर रहा था और वहां सुंदर सुंदर बांस के टुकड़ों को देखकर, पेड़ को देखकर सोचता है, अगर इतने सुंदर बांस से बांसुरी बनाई जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट रे जोगी ना काट, तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस की आवाज इतनी सुंदर है, यदि बांसुरी बनाऊंगा तो कितनी मधुर आवाज निकलेगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर सी बांसुरी का निर्माण करता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है, जोगी जहां जहां भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला आवाज बहुत कर्कश में हो जाती है। और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलती है, ना बाज रे ना बाज, बांसुरी इतो लागो मरो दुश्मन को घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट करके जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे ना बाज, बांसुरी ये तो लागे मोर दुश्मन को घर, बजाता है। ये धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट टपट कर भगा देते हैं। अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद भी बजने लगती है। जोर जोर से बाज रे बांसुरी, इतो लागे मोर छोटे भैया को घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और ये धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं जाता और जोगी से बांसुरी की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है। जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है। घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है, हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी इतनी सुंदर नहीं सजाया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछता है, मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया? नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है, शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता है, यही घटना हर बार देखने को मिलती है। लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उभरने लगी और आखिर बार देखने को मिलती है। लगातार होने के कारण परेशान हो जाता है। वह अपने भाइयों और भाभीयों से भी पूछता है,
और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर बाहर जाता है और फिर छुप कर वापिस आ जाता है। अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोटे मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखता है एक खूबसूरत सी लड़की बांसुरी से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की सब साफ सफाई करके उस वापस उसी बांसुरी में जाती है। ये देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन की जैसी ही होती है। राजकुमार अगले ही दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है। जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म करके वापस बांसुरी में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत ही बांसुरी को जला देता है। जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।